हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम का आपका यहाँ पर दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने जनरल टर्म ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का, वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। मेक श्योर कि उसको आप जाकर देखें। वहां पर हमने कई सारी चीजें देखी हैं कि अगर आपको कोएफिशिएंट निकालना है किसी पर्टिकुलर टर्म का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो, या आपके रैशनल इरैशनल टर्म्स का कहीं ना कहीं डिस्कशन पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी अपने कवर कर रखी है जनरल टर्म के अंडर। आज हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कवर करने वाले हैं मिडिल टर्म एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन काफी आसान है। एंड बिफोर वी एक्चुअली बिगिन द डिस्कशन ऑफ दीज टू थिंग्स, लेट अस आल्सो पर्टिकुलरली डिस्कस दीज आइडियाज, क्योंकि कई बार बच्चे यहां पर मैंने देखा है कि कंफ्यूज रहते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट किस चीज को कहते हैं, कोएफिशिएंट किस चीज को कहते हैं, टर्म किस चीज को कहते हैं, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी को मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं। तो लेट अस फर्स्ट टेक दिस क्लैरिटी। सो लेट अस से आपके इसमें यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है ax + by की पावर n। सो अगर आप इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो आपके पास में यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस आपको नजर आएंगे। सो मैं इसकी जनरल टर्म लिखने की कोशिश करता हूं। देखो, जनरल टर्म अगर मैं इसका लिखता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा NCR सबसे पहले, ठीक है ना। फिर आएगा यहाँ पे ax की पावर में n - r एंड देन by की पावर में r, राइट। सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड टू डू एट दिस पॉइंट, कि हम यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स और वाई उनको अलग कर लें, एंड देन जो भी कॉन्स्टेंट्स है उनको हम यहाँ पे अलग कर लें। सो आपके पास में जो NCR एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके साथ में आ जाएगा a की पावर में n - r एंड b की पावर में r। इस तरह की चीजें हमने पिछली वीडियो में भी करी थी कि हम यहाँ पे आइसोलेट कर लेते थे सारे यहाँ पर टर्म स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एंड जो बच गया है उसको हम कर लेंगे सेपरेट आउट, जो एक्स और वाई जिनको हम वेरिएबल्स बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं, राइट। इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स और वाई अगर हमारे वेरिएबल हैं तो उनको हमने इस तरीके से आइसोलेट कर लिया है अलग से, राइट। सो दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से कि यार हमारे पास में क्या है, एक जनरल टर्म लिखा हुआ है, राइट। सो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन आपके इसमें लिखा हुआ है उसको तो हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, राइट। दैट्स व्हाई यहां पर हमने बोला है कि जनरल टर्म हम यहां पे लिखने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वेरिएबल के साथ में क्या लिखा हुआ है तो इस चीज को हम कहते हैं कोएफिशिएंट, राइट। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर की बात कर रहे हैं देन ये होता है आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ऑलराइट। सो आगे चल के देखो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो करेंगे जिसका टाइटल होगा सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो वहां पे बार बार आपको क्या नजर आने वाला है, एनसीआर जैसा एक एक्सप्रेशन नजर आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाइनोमियल, इसको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ऑलराइट। सो इसके साथ में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, केवल एनसीआर जो है उसको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। फिर ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, राइट। यहां से लेके यहां तक का जो आपका ब्रैकेट है इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है ना। सो कोएफिशिएंट के अंदर इसका मतलब क्या क्या आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम बाइनोमियल कोएफिशिएंट और भी जो कांस्टेंट टर्म्स आपको नजर आ रही हैं इधर उधर से, उन सबको भी आप इकट्ठा कर लो, वो पूरा जो कलेक्शन होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। एंड देन अगर इसके डिस्कशन के साथ साथ अगर आप एक्स और वाई जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दो तो उसको हम बेसिकली फिर टर्म कहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। Alright, so if this is clear to you, then we can basically start our today's discussion, which is related to middle term and then numerically greatest term. Alright, so middle term की बात करते हैं। middle term बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आइडिया है, एंड देखो यहाँ पर ये देख के उतना अच्छा नहीं लगता। middle term वैसे तो हम यहाँ पे जानते हैं कि यार बीच वाली टर्म, अब बीच वाली टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, वो आइडिया बहुत ही सिंपल है कि यार डिवाइड बाई 2 करना होगा। लेकिन डिवाइड बाई 2 इस तरीके से बहुत वियर्ड तरीके से क्यों किया हुआ है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे नंबर्स की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं, ताकि आपको ये एक्सेस बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपके यहां पर जो मिडिल टर्म की कैलकुलेशंस है वो 2 पार्ट्स में बेसिकली आपको करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कि या तो आपके इसमें n इवन होगा या फिर n ऑड होगा। एंड लेट अस सी कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, ऑलराइट। सो अगर मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करता हूं एक एग्जांपल आपके साथ में, लेट अस से कोई एक ऐसा डिस्कशन है जहां पर आपका जो n है, n क्या है, x + y की पावर n में जो आपका n आता है, लेट अस से उसका वैल्यू 6 के बराबर है, ठीक है ना। मतलब मैं इवन वाला एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं। सो हम जानते हैं कि हमारे पास में अगर पावर में 6 लिखा हुआ होता है देन ओपन करने पे हमारे पास में 7 टर्म्स आते हैं। कितने आते हैं, 7 टर्म्स हमारे पास में आते हैं। तो अभी यहां पर हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो पता नहीं है, लेकिन 7 टर्म्स आने वाले हैं ये हम जानते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये चीज लिख के रख लेते हैं कुछ इस तरीके से, T5 T6 एंड T7। सो ये 7 टर्म्स है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7। एंड अब अगर आप यहाँ पे मिडिल टर्म को अगर लोकेट करने की कोशिश करते हैं, सो 3 टर्म्स इस तरफ से छोड़ दो, 3 टर्म्स इस तरफ से छोड़ दो, जो बीच में आपका यहाँ पे टर्म आया है वही आपका मिडिल टर्म होना चाहिए। ये तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना। नंबर क्योंकि छोटा है इसलिए हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ रिलेट हम यहाँ पे करना चाहते हैं। रिलेट अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि यार आपके पास में जो टर्म होता है ना,
उसको लिखने का एक और तरीका है हमारे पास में TR+1 जनरल टर्म, क्योंकि हम TR+1 की मदद से ही बताते हैं, ठीक है ना। सो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं T3+1 करके लिख सकता हूं, और जैसे मैं यहां पे 3 लिखता हूं, अब मुझे लगता है कि हाँ यार ये मिडिल टर्म अगर है तो बाई 2 ही तो होना चाहिए था, राइट। सो आपका अगर n का वैल्यू 6 है, अगर n का वैल्यू 6 है तो n/2 कितना आ रहा है, n/2 तो आपका 3 के बराबर आ रहा है। वो 3 आपको कहां नजर आ रहा है, वो 3 एक्चुअली आपको इस पोजीशन में नजर आ रहा है जहां पे आपने TR+1 का एक्सप्रेशन लिखा है, राइट। मतलब r का वैल्यू डायरेक्टली बाई 2 करके आ जाएगा। अगर आपका n इवन है तो उसको बाई 2 करोगे तो आपको r का वैल्यू मिलेगा, लेकिन यूजुअली जब टर्म पूछी जाती है तो पोजीशन पूछी जाती है, तो पोजीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TR+1 बोल के यहां पर जो है आपका जो फोर्थ टर्म है उसको मिडिल टर्म बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पर जो फॉर्मुला है वो भी आपका ऐसा कहीं नजर आ रहा है। इसको भी आप स्प्लिट करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप n के नीचे 2 और 2 के नीचे 2 दे दोगे तो 2 के नीचे 2 आपका 1 हो जाएगा। तो आपका यहां पर जो मिडिल टर्म होगा इवन के केस में, वो फॉर्मुला क्या कह रहा है, n/2 करो और +1 कर लो, n/2 करो तो 3 आ गया एंड देन +1 कर लो। ये चीज बस आपको एज ए रिजल्ट याद रखनी है। सो बाई 2 करना है ना। आपका मिडिल टर्म के लिए क्या करना है, मिडिल में कौन सी टर्म होगी तो बाई 2 करके बीच वाली टर्म आ जाएगी, राइट। लेकिन अब कभी कभी क्या होगा आपके इसमें हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो डील कर रहा है n ऑड के साथ में, तो लेट से 7 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 वाला अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मेरे पास में 8 टर्म्स आने वाले हैं पहली बात तो, ठीक है ना। सो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 एंड T8। अगेन यू कैन नोटिस कि मैं यहां पे 3 टर्म्स राइट हैंड साइड में, 3 टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लीव आउट अगर कर देता हूं तो बीच में मुझे 2 टर्म्स बचे हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यहां पे 4 टर्म्स इस तरफ और 4 टर्म्स उस तरफ कर दोगे तो बीच में कुछ है ही नहीं। तो या तो आप ये बोलो कि इसके अंदर मिडिल टर्म है ही नहीं, या बेटर है ये बोलना कि इस बार हमारे पास में 2 मिडिल टर्म्स, समझे क्या। या तो आप ये बोलोगे कि हमारे पास मिडिल टर्म है ही नहीं, विच डजंट लुक राइट, क्योंकि बीच में कुछ तो टर्म्स हैं, राइट। सो हमने डिसाइड किया है कि ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, कब होती है, जब आपका n ऑड होता है, तो हम इन दोनों को ही क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म बोलेंगे। सो आप यहां पे डिवाइड करके देख सकते हो। अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करते हो तो आपके पास में 3.5 आता है, दैट डजंट मेक मच सेंस। लेकिन अगर आप यहां पे डायरेक्टली 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो तो दैट लुक्स प्रीटी नाइस, ठीक है ना। अगर आप 1 ऐड करते हो तो यहां पर आपको 8 मिलेगा, 8 डिवाइड बाय 2 करके डायरेक्टली आपको टर्म का वैल्यू यहां पर मिल जा रहा है। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये r का वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। इवन के केस में तो आपको बाई 2 करके जो मिलता है वो r का वैल्यू है, +1 करके आपको टर्म का पोजीशन मिल जाता है, ठीक है ना। यहां पे अगर आप बेसिकली +1 करके बाई 2 करते हो तो आपको टर्म का पोजीशन मिलता है, और अगर आपको टर्म का पोजीशन मिला है इसका मतलब क्या है कि आपको अगर r का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वो 1 कम होगा, ठीक है ना। ऑलराइट, सो r = 3, r = 0, r = 1, r = 2, r = 3 है ना। ये आपका वन ऑफ द मिडिल टर्म्स है, बट ऑल्सो r = 4 इज ऑल्सो योर मिडिल टर्म, ठीक है ना। सो ये दोनों ही आपके मिडिल टर्म के अंदर काउंट होने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई द फॉर्मूला लुक समथिंग लाइक दिस कि आपके इसमें अगर ऑड वैल्यू है तो आप +1/2 कर लो। अगर आप +1/2 करते हो तो क्या होता है, आपको वन ऑफ द मिडिल टर्म्स मिल जाते हैं, एंड देन उसके आगे वाला भी एक आपको लेना है, इसलिए यहां पे +1, ठीक है ना। सो दिस पोजिशन n +1/2th लोकेशन एंड n +1/2 + 1th लोकेशन पे आपको क्या मिलने वाला है, अपना मिडिल टर्म मिलने वाला है, राइट। सो जब भी आपके सामने सवाल आएगा तो आप देख लेना कि इवन है कि ऑड है, उसके हिसाब से यहां पर जो है आप अपना वर्किंग आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक चीज और यहां पर जो नोट करने के लिए बोली गई है, इट इज इंपॉर्टेंट कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट। अंडरस्टैंड दिस। आज हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की भी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन इसलिए मैंने आपको तीनों टर्म्स अलग अलग बता दिए हैं यहां पे, ठीक है ना। जब मैं यहां पर बोलता हूं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपके मिडिल टर्म का बड़ा होगा, मतलब मैं केवल एनसीआर की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दीज एक्स्ट्रा क्वांटिटीज, ओनली द एनसीआर वैल्यू। सो एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो मिडिल टर्म की सबसे बड़ी होती है, और ये चीज एक्चुअली हमें पिछले वीडियो से पता है, क्योंकि आपके जो यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट्स है वो पास्कल ट्रायंगल से ही निकल कर आ रहे हैं, ठीक है ना। सो पास्कल ट्रायंगल में जो बीच वाला टर्म होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। सो मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी आपके यहाँ पर सबसे बड़ा होना चाहिए, ये आपको पास्कल ट्रायंगल से भी पता है, ठीक है ना। उसी चीज को हम बस नोटिस कर रहे हैं कि हाँ यार सही बात है, ठीक है ना। आपका यहां पर ये बड़ा वैल्यू तो निकल कर आता है एनसीआर का। मतलब अगर आप यहां पे n की वैल्यू 10 लोगे तो NC5 सबसे बड़ा है, n का वैल्यू आप 20 लोगे तो आपके यहां पे NC10 सबसे बड़ा है। अगर आप लेटर से 11 ले लेते हो n का वैल्यू तो 11C6 भी चल जाएगा और 11C5 भी चल जाएगा। दोनों ही आपके यहां पर जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, मतलब दोनों ही आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ग्रेटेस्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ही वैल्यूज आपको मिडिल टर्म के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। 11C5 भी मिलेगा और 11C6 भी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, कब, जब आपके उसमें n का वैल्यू 11 होगा तब, राइट। सो दैट्स हाउ बेसिकली वी नीड टू रिमेंबर थिंग्स। एंड सवाल कैसे आते हैं, तो सवाल में भी यहां पर देखो आपको मिडिल टर्म अगर कोई पूछता है तो आपको बस यही पता करना है कि उसका पोजीशन कौन सा होगा।
वंस यू नो द पोजीशन, तो आगे कैलकुलेशन उस टर्म का वैल्यू कितना है वो तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। वो तो क्योंकि आपने पहले ही देख लिया है कि TR+1 का वैल्यू जनरल टर्म की मदद से कैसे निकलता है। सो सवाल कैसे आ सकता है, सवाल ऐसा आएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन इन द पावर्स ऑफ x ऑफ दिस एंड दिस इज सेम। मिडिल टर्म अगर आप पहले वाले में देखते हो, मिडिल टर्म अगर आप दूसरे वाले में देखते हो, तो उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी बात चल रही है, ना ही टर्म की बात चल रही है, ना ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात चल रही है, कोएफिशिएंट की बात चल रही है, ठीक है ना। मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां पर पहले तो मिडिल टर्म दोनों के लिए ही लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। सो मिडिल टर्म अगर मैं लिखता हूं किसके लिए, अगर मैं लिखता हूं 1 + अल्फा x की पावर 4 के लिए, ठीक है ना, तो ये इवन वाला सिनेरियो है। ये इवन वाला अगर सिनेरियो है, मतलब आपको डिवाइड बाय 2 करके क्या मिल रहा है, डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करके आपको r का ही वैल्यू मिल जा रहा है, राइट। सो डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप टर्म नंबर पूछोगे कि कौन सा पोजीशन का टर्म यहां पे मिडिल टर्म कहा जाएगा, तो वो थर्ड टर्म होगा, क्योंकि हमारे उसमें टोटल यहां पे 5 टर्म्स हैं, ठीक है ना। अगर आपके उसमें यहां पे 5 टर्म्स है, तो आप यहां पे नोटिस करो, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, थर्ड टर्म आपके यहां पर जो है मिडिल टर्म होने वाला है। लेकिन थर्ड टर्म के लिए r का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। सो इन केस ऑफ इवन पावर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप यहां पे मिडिल टर्म अगर बोल रहे हो तो आप r के रिस्पेक्ट में ही उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दो कि मिडिल टर्म का r कितना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूज तो r ही करना होता है कुछ भी कैलकुलेशन अगर आपको आगे करनी हो तो, ठीक है ना। तो सिंपल भी लगता है काफी, ठीक है ना, कि मिडिल टर्म के लिए क्या करूंगा, बाई 2 करके यूज कर लूंगा इसको, ठीक है ना। सो मिडिल टर्म के लिए यहां पे 4c2 कर लेते हैं, एंड देन 1 की पावर में आपके उसमें 4 - 2 आने वाला है, अल्फा x की पावर में आपको यहां पे 2 मिलने वाला है। सो दैट इज गिविंग अस 4c2 अल्फा की पावर में 2, एंड दिस इज कमिंग अलोंग विद x²। सो ये होता है कोएफिशिएंट, ये है आपका कोएफिशिएंट, ठीक है ना। सो 4c2 अल्फा स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट। वैसे ही मिडिल टर्म अगर मैं यहां पे देखता हूं अपने सेकंड वाले डिस्कशन के लिए, तो दैट इज बेसिकली 1 - अल्फा x की पावर में 6, एंड यहां पे फिर से आपका इवन है, तो फिर से कहानी आसान है। मतलब टर्म का पोजीशन अगर आप पूछोगे तो बाई 2 करके +1 करके बताना पड़ेगा, मतलब फोर्थ टर्म बतानी पड़ेगी मुझे इस सिनेरियो में, ठीक है ना, जो एक्चुअली हमारा एग्जांपल भी था, है ना। n = 6 ही हमारा एग्जांपल था, फोर्थ टर्म यहां पर हमारा क्या आ रहा था, मिडिल टर्म आ रहा था। लेकिन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू के लिए तो वैसे भी r चाहिए, तो बाई 2 ही कर दो आप इसको, ठीक है ना। बाई 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 6c3। उसके बाद में 1 की पावर में तो आपका 6 - 3 जाएगा, एंड माइनस अल्फा x की पावर में आपका 3 जाएगा, ठीक है ना। सो 6c3 के साथ में माइनस अल्फा की पावर 3, ये हो गया है आपका कोएफिशिएंट किसका, x की पावर 3 का। इन्होंने बोला है कि ये दोनों वैल्यूज आपके जो कोएफिशिएंट्स के हैं ये बराबर आए हैं। सो ऐसे सिचुएशन में अल्फा क्या होना चाहिए आपसे पूछा गया है, राइट। सो आप यहां पे अल्फा निकाल के बता दो कितना आ जाएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा यहां पे 4c2 × अल्फा स्क्वायर इज सेम एज, क्या मैं इसको -6c3 × अल्फा क्यूब ऐसा कहूं, माइनस एक कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। एंड देन यहां अगर आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हो तो 4 × 3/2 आता है, उसके बाद में अल्फा स्क्वायर है, अल्फा भी कैंसिल कर दें क्या इस पॉइंट तक आते आते, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का कैंसिलेशन करवा देते हैं तो आपको यहाँ पे एक अल्फा बचा हुआ मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज व्हाट रिमेन्स। सो आपके इसमें यहाँ पे 4c2 है लेफ्ट हैंड साइड में, बस और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे आपको माइनस के साथ में 6 × 5 × 4/3 फैक्टोरियल है, दैट इज फाइन, एंड देन एक अल्फा और बचा हुआ है, राइट। सो 3 फैक्टोरियल बेसिकली गेट्स कैंसिल आउट विद 6, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सो आई गेस वी आर गुड टू गो, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों साइड से 4 भी हम कैंसिल कर सकते हैं। सो 5 नीचे आएगा तो यहाँ पे 10 बनेगा, माइनस साइन इस तरफ आएगा तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3/10 के बराबर, ठीक है ना। मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट हम मान सकते हैं, राइट। मिडिल टर्म जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए, है ना, बाई 2 करने से आपको यहां पर फायदा मिलता है अगर आपका डायरेक्टली इवन वैल्यू है तो, या +1/2 कर लोगे तो आपको फिर से फायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखो उस केस में आपका जो ऑड वाला सिनेरियो इसके अंदर 2 मिडिल टर्म्स आती हैं, इवन वाले केस में एक ही मिडिल टर्म हम यहां पे देख पा रहे हैं, राइट। सो ये छोटा सा आपको यहां पर आइडिया था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे विच इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज पूछी जाती है। वैसे तो और भी एक चीज होती है विच इज अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में हम क्या कर रहे हैं, साइन इग्नोर कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट। सो एक जनरल सा यहाँ पर एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ पे मानते हो ax + by की पावर n, जो अभी यहाँ पे हमने इसके पहले भी डिस्कशन में लाया था। सो अगर आपको पहले हम टर्म की बात करते हैं, है ना। कोएफिशिएंट हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर मॉडिफिकेशंस करके आपको कोएफिशिएंट के ऊपर कमेंट करते आता है अभी। लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, दिस इज द मेन टॉपिक, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ऑलराइट। सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर मुझे इस तरह के एक्सप्रेशन में निकालना है तो यहाँ पर आपका टर्म के अंदर क्या क्या रोल प्ले करेगा। टर्म के अंदर तो हर एक चीज अपना रोल प्ले करेगी ना यार, टर्म तो ये पूरा है, मतलब एनसीआर का भी इंपॉर्टेंस है, ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ए और बी लिखे हुए हैं उसका भी इंपॉर्टेंस है, और ये जो आपके वेरिएबल है उनका क्या वैल्यू है वो भी इंपॉर्टेंट है।
वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आपके यहां पे लोकेशन ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वो भी चेंज होते जाएगा, जबकि मिडिल टर्म में इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके एक्स और वाई के एक्चुअली वैल्यूज कितने हैं, राइट। आपका यहां पर जो ए और बी का वैल्यू कितना है, नहीं, मिडिल टर्म पोजीशन है, वो पोजीशन फिक्स्ड है, राइट। सो इसलिए हमने यहां पे कौन सा एथ है ना, यहां पे n+2/2th पोजीशन, n+1/2th पोजीशन, मतलब हम यहां पर बेसिकली पोजीशन की बात कर रहे हैं। फिर कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आए उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब जब मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो मुझे उस वैल्यू से मतलब है, वो कौन से पोजीशन पे आया उससे मुझे मतलब नहीं है, राइट। लेकिन आइडिया यह है कि अगर आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करके बताना है तो कैलकुलेट तो हमें यहां पे एनसीआर वाले फॉर्मूले की मदद से आता है, तो आपको यहां पे आर का वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रोसेस बनानी पड़ेगी। तो आर का वैल्यू क्या होगा वो पता करूंगा तो मुझे टर्म का पोजीशन भी अगर चाहिए तो मिल जाएगा वैसे, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर का वैल्यू पता चलेगा तो मुझे टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते आएगी, जो कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फिर यहां पर मैं कैलकुलेट करके बता पाऊंगा, ठीक है ना। सो उसके लिए यहां पे हम एक इंटरमीडिएट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसका डेरिवेशन करने में काफी टाइम लगता है। सो आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन शोइंग यू द डेरिवेशन राइट नाउ इन दिस वीडियो, लेकिन आपको अगर लगता है तो आप यहां पे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका डेरिवेशन भी यहां पर काफी इंटरेस्टिंग सा है, कि हम यहां पे इस वैल्यू तक कैसे पहुंचते हैं जिसको हम अभी यहां पे इंटरमीडिएट वैल्यू एम कह रहे हैं। इफ यू वांट आई कैन डू दैट इन अ सेपरेट वन, बट अभी आप यहां पे डायरेक्टली इस रिजल्ट को देखो, है ना, क्योंकि अगर ये रिजल्ट पता है तो आपको यहां पे इस तरह के सवाल में कभी भी रुकावट महसूस नहीं होने वाली। आप यहां पर सबसे पहले एक वैल्यू कैलकुलेट करते हो एम, राइट। वो वैल्यू कितनी आती है, वो आती है n+1/(mod)(ax)/by, ठीक है ना। ये क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का रेशो है। आप जब भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हो तो आपके उसमें दो टर्म्स होती है, बाइनोमियल मतलब ही दो होता है, ठीक है ना। सो आपके उसमें ट्राइनोमियल में तीन हो जाएंगे, ठीक है ना। सो बाइनोमियल के अंदर जो आपका उसमें फर्स्ट टर्म बनेगा वो क्या है, प्लस साइन के पहले जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपका फर्स्ट टर्म है, प्लस साइन के बाद में जो भी कुछ लिखा हुआ है आपका सेकंड टर्म है, ठीक है ना। ऐसे दो टर्म्स का यहां पर कॉम्बिनेशन है बेस के अंदर, फिर उसकी पावर हमने कर दी, राइट। सो यहां पर जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके अंदर क्या आता है, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो ऊपर आता है, जो सेकंड टर्म है वो नीचे आता है, राइट। अच्छा, फिर आपके पास में यहां पे ऊपर n+1 है, वो तो वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ m तो आपके इसमें कोई ना कोई एक नंबर निकल कर आने वाला है, ठीक है ना। नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेदर दिस नंबर इज आपका इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, हम यहां पे दो अलग अलग केसेस यहां पे सोच सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब गारंटी थोड़ी यार, यहां पर ये n फिर a b x y बहुत सारे यहां पर कॉम्बिनेशंस हैं जिनको यूज करके हम यहां पे कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन अगर करेंगे इसका मतलब आपको x और y के वैल्यूज भी पता होना चाहिए। सो जब भी आपके इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन आता है तो आपके वेरिएबल के वैल्यूज भी आपको गिवन होते हैं कि आपका वेरिएबल का वैल्यू क्या है, क्योंकि तभी तो हम गारंटी कर पाएंगे कि हमारा जो ओवरऑल टर्म बन रहा है वो बड़ा कब बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल्स के इनपुट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कोएफिशिएंट में जरूरत नहीं पड़ती है, कोएफिशिएंट में हमें एक्स और वाई को एलिमिनेट करके यहां पर बात करनी होती है, वो हम करेंगे आगे। लेकिन अभी आपने अगर m का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो आप यहां पर रियलाइज करो कि हमारे पास में दो सिनेरियोज एग्जिस्ट कर सकते हैं। m का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास में या तो m का वैल्यू इंटीग्रल आएगा या फिर नॉन इंटीग्रल आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं यहां पे केस वन डिस्कस करता हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास में जो m बना है वो इंटीजर नहीं आया है, ठीक है ना, इसको हम फर्स्ट केस मानते हैं। सो अगर ये इंटीजर नहीं आया है तो हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान है, क्योंकि आपका जो r का वैल्यू होगा, जो आपका r का वैल्यू होगा, जो हम फाइंड करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि r निकलेगा तो TR+1 की जो कैलकुलेशन है वो हमें करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। वो जो r होता है वो आपका बेसिकली m और m-1 के बीच वाला कोई नंबर होता है, लेकिन क्योंकि r एक इंटीजर है तो इस इंटरवल में जो भी इंटीजर होगा वो आप पिक कर लो एज द वैल्यू ऑफ r और वहीं से आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। सो दो स्टेप में हमारे यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन आएगा तो आप यहां पे अपने एक्सप्रेशन की मदद से m निकालोगे, m निकल गया है तो आप यहां पे r की वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे और r निकल गया है तो अपनी आंसर बता दोगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कितना आया, ठीक है। सो आप अगर यहां पे नोटिस करते हो कि आपका जो m का वैल्यू वो इंटीजर नहीं आया है, लेट अस से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 4.2, लेट अस से 4.2 आया, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि r का जो वैल्यू है वो 4.2 और 3.2 के बीच का कोई नंबर है ना। अगर लेट अस से m का वैल्यू हमारा हम मान के चलते हैं 4.2 निकला है फॉर सम क्वेश्चन। सो इस इंटरवल के अंदर 3.2 के आगे अगर चलना स्टार्ट करोगे तो 4 आएगा, जो 4.2 के पहले आ चुका है, मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू ऑफ r यहां से निकल गई है 4, तो बस हमारा काम हो गया। अब कई बार यहां पर बच्चे ये भी बोलते हैं कि डायरेक्टली, या फिर बुक्स में बोलते हैं, बच्चे तो क्या बोलेंगे, बुक्स वाले बोलते हैं कि आप यहां पे GIF ले लो,
है ना। 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पकड़ लो, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आर का वैल्यू, वैसे बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप ये इंटरवल पकड़ के चलते हो तो भी यहाँ पे इस इंटरवल में आप अपने इंटीजर को तो ढूंढ ही लोगे, खुद ही ढूंढ लो इंटीजर, या फिर जीआईएफ का इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। सो आपके इसमें आर की वैल्यू आ जाती है, आर का वैल्यू आ गया तो हमारा काम हो गया, ठीक है ना। लेकिन दूसरा सिनेरियो जो बन सकता है केस 2, वो ये है कि आपका जो m है वो एक्चुअली एक इंटीजर आ जाए। अब अगर m आपका एक इंटीजर आ जाता है तो आप यहां पे देखो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेट से इस बार मैं पकड़ के चलता हूं, r का वैल्यू लेट से मतलब m का वैल्यू निकला है 4, m का वैल्यू अगर 4 निकला है तो क्या होगा, हम जब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो यहां पे 4 लिखा जाएगा, यहां पे 3 लिखा जाएगा। नाउ इफ आई एम सेइंग कि r का वैल्यू मेरा 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, और इस इंटरवल पे अगर मैंने यहां पे दोनों ही साइड इक्वल टू अलाउ किया है तो दो आर के वैल्यूज मेरे पास में आ जाएंगे, आर का वैल्यू 3 भी आ जाएगा, आर का वैल्यू 4 भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ऐसा ही होगा, जैसे मिडिल टर्म के अंदर भी एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हमें 2 मिडिल टर्म मिलते हैं, वैसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में भी हमारे पास में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में 2 ऐसे टर्म्स आएंगे जो न्यूमेरिकली बराबर है, इक्वल निकले हैं न्यूमेरिकली, ठीक है ना। और अगर वो इक्वल निकले हैं तो दोनों को ही हमें यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो कब होता है, जब आपका m का वैल्यू कोई इंटीजर आ जाता है, ठीक है ना। m का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करके इंटीजर निकालोगे तो यहां पे भी इंटीजर आएगा इस एंड पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट, और इनके बीच में कोई इंटीजर दूसरा है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 1 यूनिट लेंथ का ही इंटरवल क्रिएट किया है। m से लेके m-1 इज 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ के अंदर आपके इसमें या तो एक ही इंटीजर आएगा अगर फ्रैक्शन से फ्रैक्शन तक जाओगे तो, लेकिन इंटीजर से इंटीजर तक जाओगे तो आपके इसमें 2 इंटीजर्स आ सकते हैं और दोनों को ही आपको एक्सेप्ट करना है, कोई यहां पे एलिमिनेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो इतना ही है इसके अंदर, है ना। अगर आप यहां पे m की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू इसके बीच में m-1 और m के बीच में कहीं ना कहीं आने वाली है, r की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप अपनी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो, या कई बार वो केवल पोजीशन ही पूछ लेते हैं। जैसे इस केस में आपका टर्म नंबर 5 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, उसकी वैल्यू पूछी नहीं, उन्होंने केवल पोजीशन ही पूछ ली है कि आप कौन से पोजीशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देख सकते हो, ठीक है ना। तो और आसान सवाल हो जाएगा जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। ऑलराइट, ठीक है। सो एक सवाल हम यहां पे करते हैं, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक हो सकता है कि आपको उतना ये समझ में ना आए कि सवाल बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है सवाल के साथ में क्लैरिटी ज्यादा आएगी। सो लेट अस मूव टू वन ऑफ द क्वेश्चंस। सवाल देखो कैसा है, एकदम सीधा सीधा जैसा हम टॉपिक पढ़ के हैं वैसा ही सवाल है। द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज व्हाट व्हेन x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। तो वेरिएबल की वैल्यू देनी पड़ेगी तभी आप यहां पे, क्योंकि टर्म के अंदर वेरिएबल का भी इंक्लूजन होता है, राइट। सो हम यहां पे सबसे पहले क्या बोलते हैं कि जब भी आपके इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का सवाल आएगा तो आप तो सबसे पहले m जो एक इंटरमीडिएट वैल्यू उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। और वो कैसे कैलकुलेट होती है, n+1 है ना, 9 वहां लिखा है ना पावर में, सो n+1 हो गया 10 के बराबर, एंड नीचे आ जाएगा 1 प्लस मॉड के अंदर फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सेकंड टर्म इज 3x, समझे। सो ऑलवेज थिंक ऑफ इट एज फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, डोंट थिंक ऑफ इट एज x एंड y। वहां पे बेसिकली आप अगर अपने एक्सप्रेशन को देखोगे तो हमने भी यही किया है, हमने यहां पे जो फर्स्ट टर्म था उसको ऊपर लिखा है, सेकंड टर्म को नीचे लिखा है। अगर यहां पे मेरे एक्सप्रेशन में यहां पर x की जगह केवल a लिखा होता तो मैं यहां ऊपर केवल a लिखता, ठीक है ना। सो इट इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ऑलराइट। अच्छा, यहां पे x का वैल्यू भी क्योंकि दिया हुआ है तो ये बनता है कि हम x का वैल्यू बेसिकली 3/2 यहां पे इनपुट में डालें, ठीक है ना। सो आपका m का कैलकुलेशन तभी तो कंप्लीट हो पाएगा। सो 10 अपॉन कितना आ गया, 1 प्लस यहां पे जैसे आपने 3/2 डाला तो ये 4/9 बनेगा, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस हाउ मच, दैट इज गोइंग टू गिव अस बेसिकली 90/13, एंड 90/13 जो है आपका, अगर ये 91 होता तो ये कंप्लीट 7 हो जाता, राइट। लेकिन हमारे पास में क्या दिक्कत है कि यार 90 पे है तो ये 6 पॉइंट समथिंग बनने वाला है। एग्जैक्टली कितना बनने वाला है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये 6 पॉइंट समथिंग है ये हमें देखते आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं कि ये 6 पॉइंट समथिंग है, राइट। सो हम यहां पर क्या गारंटी दे सकते हैं कि आपके पास में जो R होना चाहिए वो कहां से कहां तक होगा। जैसे आपने देखा कि ये 6 पॉइंट समथिंग है, मतलब R आपका 6.5 एंड 5 पॉइंट समथिंग के बीच में होगा। 5 पॉइंट समथिंग और 6 पॉइंट समथिंग के बीच में जो आपका R का वैल्यू आता है वो केवल और केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू आता है, विच इज R इक्वल टू 6। सो यहां से आपका R कंफर्म हो गया। अब आपका अगर R कंफर्म हो गया तो यही हमें एक्चुअली चाहिए था। अब हम यहां पे एग्जैक्टली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकते हैं, विच विल बी टर्म नंबर 7। टर्म नंबर 7 जो होगा जिसमें R की वैल्यू 6 इस्तेमाल होगी वही आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ गया, राइट। सो ये प्रोसेस होता है बेसिकली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करने का। एंड यहां अगर आप अपने कैलकुलेशन करते हैं तो जनरल टर्म की मदद से आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे 9 से 6 बनेगा, 2 की पावर में 3 बनेगा,
एंड देन 3x की पावर में 6 बनेगा। x की वैल्यू भी हमें पता है। अच्छा 9 से 6 कितना होता है? 9 से 3 के बराबर होता है, राइट। सो हो जाएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 3 इंटू 2 आ जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको 8 मिल रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 6 है। एंड देन x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालते हैं 3/2, सो 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6, ये फर्दर आपको मिलेगा, राइट। x की वैल्यू भी हमने इनपुट में डाल दी है। सो अब यहाँ पे कैंसिलेशन देखो क्या क्या हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो यू विल बी एबल टू नोटिस कि ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 के साथ में कैंसिल हो रहा है। उसके बाद में ये एक 3 जो है ये आपका 3 यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सो यू आर लेफ्ट विथ 7/2 जो कैंसिलेशन में नहीं गया है, 7/2। एंड देन 3 जो है इसके साथ में मिला दो, इसके साथ में मिला दो, टोटल आपके यहाँ पे 3 की पावर में 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका वैल्यू बन रहा है ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, 7/2 के साथ में 3 की पावर 13। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो काफी सिंपल सा यहां पर जो है टॉपिक हमने आज कवर किया है, विच इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। कैलकुलेशन बहुत आसान है ना। इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट या फिर कहना चाहिए जो डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में, वो केवल डेरिवेशन है जो थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। कि सर ये आया कहां से, ये कहां से आया कि m का वैल्यू ये जो है, इसी से हमें r का वैल्यू पता चल जाए जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। तो उसके लिए हम यहां पर करना पड़ता है कि tr मान लेते हैं कि वो ग्रेटेस्ट है ना, या tr+1 आपका ग्रेटेस्ट है, तो वो tr+2 दोनों से बड़ा होना चाहिए। इस तरह से हम यहां पे अपनी कैलकुलेशन प्रोसीड करते हैं। जब मल्टीपल कंडीशंस को हम मीट करते हैं, देन दिस इज वेयर वी अल्टीमेटली एंड अप, है ना, यहाँ पे हम एंड करते हैं। सो दैट इज द डेरिवेशन विच आई एम नॉट बेसिकली डूइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इफ यू रिक्वायर डू लेट मी नो, ठीक है, ऑलराइट। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में हमें बिल्कुल भी उसकी कमी महसूस नहीं होगी, ऑलराइट। नाउ दिस इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। नाउ दिस इज नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, बट वी विल हैव टू प्रोसीड विद दैट आइडिया, क्योंकि हमें तो वही आता है, राइट। सो हम यहां पर क्या करेंगे, हम अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाले आइडिया से ही अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस से हमने यहां पर जो है m की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। सो m की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है n+1, मतलब ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आता है 1 के साथ में यहां पे मॉड के अंदर पहला टर्म अपॉन दूसरा टर्म। पहला टर्म दूसरा टर्म हमने अगर इस तरह से लिखा है, देन हम क्या बोल सकते हैं यहां पे कि x का वैल्यू डाल दिया जाए, ठीक है ना। सो x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू यहां पर 1/5 दिया है। x का वैल्यू अगर 1/5 है, x का वैल्यू अगर 1/5 डालोगे तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल करके यहाँ पे -3 बनेगा, मॉड लेके आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, +3 मिलेगा, मतलब 12/4 बनेगा। मतलब यहाँ पे m का वैल्यू आपने 3 निकाल लिया। अब m का वैल्यू अगर आपने 3 निकाला है, राइट, देन इन दैट केस m का वैल्यू अगर आपने 3 निकाला है, देन इन दैट केस ये बात पक्की है कि इस बार हमारे पास में 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है ना। सो फॉर NGT, फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, है ना, नॉट अल्जेब्रिकली, बट फॉर NGT, फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम क्या कह सकते हैं, आपका जो r है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, वो 3 and 2 के बीच में लाई करना चाहिए। सो जैसे आप यहां पर कहते हैं कि r आपका 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब ये भी अलाउड है और वो भी अलाउड है। एंड इसका मतलब आपका यहां पे जो NGT है उसके अंदर तो आपका टर्म नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है एंड आपका टर्म नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, राइट। सो आप यहां पे टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 4 एक्चुअली कैलकुलेट करोगे और डिसाइड करोगे कि अब यहां पे अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। टर्म नंबर 3 अगर मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूं, देन मुझे टर्म नंबर, इसका मतलब 2+1 कैलकुलेट कर रहे हैं, r का वैल्यू 2 यहां पे इस्तेमाल करेंगे तब यहां पर हमारा आंसर आएगा, जो कि यहां पर अलाउड है, r का वैल्यू 2 यूज करने के लिए बोला है। सो r का वैल्यू 2 अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस एक्सपांशन में, तो आपको 11c2 मिलेगा, फिर 3 की पावर में आपको 11 - 2 मतलब 9 मिलेगा, एंड देन -5x की पावर में आपको 2 मिलेगा, ठीक है ना। सो आपका x का वैल्यू 1/5 अगर आप यहां पे इनपुट में डालते हो, सो कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा आपके पास में बेसिकली 11c2 तो है ही, मतलब 11 × 10/2, उसके साथ में 3⁹ है, एंड देन यहां अगर आप बेसिकली डालते हो तो आपको बेसिकली 1 मिल जाएगा। जल्दी बताओ, यहां पे 1/5 डाले थे कैंसिल होगा, इवन पावर है इसलिए यहां पर आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी गेट इन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। अगर ऐसे में कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करता हूं फॉर टर्म नंबर 4, तो टर्म नंबर 4 में हम क्या नोटिस करते हैं, हमें यहाँ पे r का वैल्यू 3 इस्तेमाल करना है। r का वैल्यू अगर मैं 3 इस्तेमाल करूंगा तो हो जाएगा 11c3, 11c3 के साथ में आ जाएगा 3 की पावर में कितना, 3 की पावर में आ जाएगा आपका 11 - 3 मतलब 8, एंड देन उसके साथ में आ जाएगा -5x, एंड -5x की पावर में आ जाएगा आपका 3 के बराबर, ऑलराइट। सो अगेन यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू इनपुट में डालता हूँ 1/5 के बराबर, सो ये तो आपका -1 बनेगा, लेकिन इस बार ऑड पावर है,
-1 बन रहा है ऑड पावर के साथ में, मतलब एक माइनस साइन यहां पर आगे आपका लगा हुआ रहेगा। दैट इज वेयर द डिफरेंस इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है ना। आप अगर यहां पे देखेंगे तो आपके इसमें जो कैलकुलेशन आगे बढ़ रही है उसमें मैग्नीट्यूड तो आपको सेम मिलेगा। 11 से 3 देखो कितना आता है, 11 से 3 आता है आपका 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 2, है ना। तो यहां से 3 कैंसिल करके आप क्या बना सकते हो, इसको 3 बना सकते हो, राइट। सो 11 इंटू 10 अपॉन 2 यहां पर भी है, 11 इंटू 10 अपॉन 2 यहां पर भी है। फिर यहां पे 3 की पावर 8 आएगा, वो इसके साथ में मिलकर 3 की पावर 9 बनने वाला है, राइट। 3 की पावर 9 यहां पर भी है, 3 की पावर 9 यहां पर भी है, ठीक है ना। ऑलराइट, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी आपकी बन रही है दैट इज जस्ट अ माइनस साइन, राइट। एंड जस्ट बिकॉज वी हैव माइनस साइन ओवर हियर, सो न्यूमेरिकली तो दोनों की वैल्यू बराबर है। न्यूमेरिकली ये भी 55 इंटू 3⁻9 है, ये भी 55 इंटू 3⁻9 के ही बराबर है। इसलिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट अगर क्वेश्चन होता, अगर यहां पे सवाल में ये बोलता है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो आपको दोनों को बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड टर्म भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, फोर्थ टर्म भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों ही 55 इंटू 3⁻9 के बराबर है ना, न्यूमेरिकली। लेकिन अल्जेब्रिकली जब हम यहां पर देखते हैं तो साइन का भी इंपॉर्टेंस यहां पर आता है, बिकॉज ऑफ विच दिस हैज बिकम अ नेगेटिव साइन वाला एक्सप्रेशन। तो एक्चुअली क्या हो गया है, ये अल्जेब्रिकली लीस्ट हो गया है, समझे। ये अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट नहीं हो गया, ये अल्जेब्रिकली लीस्ट हो गया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है लेकिन आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, राइट। सो दैट्स हाउ वी नीड टू कंक्लूड। तो इस केस में आपका यहां पर जो क्वेश्चन है कि अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपका क्या होने वाला है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका बेसिकली टर्म नंबर कौन सा वाला, थर्ड। टर्म नंबर 3 आपका यहां पर जो है अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म होने वाला है। और अगर आपको लिखना ही है तो आप यहां पे मार्क करके लिख सकते हैं कि फोर्थ टर्म यहां पर आपका अल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म बना है। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास में ऐसा सिनेरियो होता, अगर हमारे पास में ऐसा सिनेरियो होता कि कैलकुलेट करते समय हमारे पास में 2 ऑप्शंस नहीं आते, हमारे पास में एक ही ऑप्शन आता, और वो अगर नेगेटिव निकलता, तो समझ रहे हो। अगर आपके इसमें इसी क्वेश्चन में है ना, अगर आपको लेटर से कोई मॉडिफिकेशन करके आर की वैल्यू लेटर से 3.2 मिलती, तो 3.2 मिलती तो आपके इसमें केवल 3 ही आता। आर की वैल्यू 3 अगर आता तो आपके पास में क्या दिक्कत आती कि उस केस में आपने अगर कैलकुलेशन किया होता तो आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बनती। नाउ नेगेटिव वैल्यू बनते से ही आप बोल रहे हो कि यार ये जो आपका यहाँ पे टर्म है, इसका मतलब वो कैसा हो गया, वो न्यूमेरिकली तो ग्रेटेस्ट है लेकिन अल्जेब्रिकली लीस्ट हो गया। और आपको अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट अगर पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली जो आर की वैल्यू आपने यहां पे अभी कंक्लूड करी थी उससे एक कम और उससे एक ज्यादा, उनके आसपास वाले वैल्यूज को ही आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा, विच इज नॉट हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। मैं बस एक सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप यहां पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं और आपके पास में एक ही आती है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, लेट अस से rth पोजीशन पे आती है, ठीक है ना, ये r+1 कहना चाहिए। r+1th पोजीशन पे आपको क्या मिलता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलता है, राइट। लेकिन आप जब आगे चल के देखते हो तो वो नेगेटिव वैल्यू है। सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट को तो फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तो वैसे भी मैग्नीट्यूड ही देख रहा है, तो वो तो आपका यही वाला आंसर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट में यहां पर फर्क पड़ेगा। सो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट में इस टर्म को हम यहां पर अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट नहीं, इसको तो अल्जेब्रिकली लीस्ट बोलेंगे, राइट। अगर ये अल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म आपका यहां पे हो गया है, अल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म अगर आपका हो गया है, ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट टर्म कहां होगा, ग्रेटेस्ट टर्म बस या तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा या फिर राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है ना। मतलब आप यहां पे TR निकालो या फिर आप TR+2 निकालो, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपका अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म बनने वाला है, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए हमें यहां पे चेक करना पड़ता है एंड इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें पिक करनी पड़ती है। और ये गारंटी क्यों है कि आसपास वाले ही यहां पर होंगे, क्योंकि आप भले ही यहां पे मिडिल टर्म को यहां पे ग्रेटेस्ट टर्म नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो भी आपका यहां पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आया है उसके आसपास से आपके टर्म्स डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। उसके आसपास से अगर आपके टर्म्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहे हैं तो बेस्ट बेट आपको जो निकल कर आता है वो इन दोनों के लिए ही निकल कर आने वाला है, ठीक है ना। सो इन दोनों में से कंपेयर करके आपको देखना पड़ता है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर सवाल बनता है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको हमने यहां पे टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन में यही टाइटल रखा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। बट मॉडिफिकेशंस हमने यहां पर अभी आपको बताए हैं कि मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लॉजिक से ही अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाला है वो यहां पर आपने देखा। ये वाला सिनेरियो क्यों यहां पे इजियर था, ये वाला सिनेरियो इसलिए इजियर था क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स हैं उनमें से ही एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव आ गया वो अल्जेब्रिकली लीस्ट हो गया, जो पॉजिटिव आ गया वो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो गया, राइट।
लेकिन अगर एक ही आया होता और वो नेगेटिव आया होता, है ना, जैसे ये आया है, ये जो आया है इसके अंदर एक ही आया है लेकिन वो पॉजिटिव आया है, तो ये भी सिंपल सिनेरियो है। जो एक टर्म आया है वही पॉजिटिव टर्म आया है, तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है वो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट भी है। जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है यही टर्म आपका अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट भी है। जो अभी हम यहां पे केस डिस्कस कर रहे हैं, राइट, विदाउट क्वेश्चन जो हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है कि हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तो आइडेंटिफाई कर लिया है, वो TR+1 वाली पोजीशन पे है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में देखते हैं तो बड़ा है लेकिन वैसे नेगेटिव है। सो क्योंकि नेगेटिव है तो वो है क्या, अल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म है। ग्रेटेस्ट टर्म उसके आसपास वाले वैल्यूज को कंपेयर करके आपको मिलेगा, क्योंकि इसके आसपास वाले वैल्यूज फॉर श्योर पॉजिटिव बनेंगे, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मल्टीपल वैल्यूज लाइन से नेगेटिव आ जाए। आपके यहां पर जो है अगर एक वैल्यू आपका नेगेटिव निकला है तो आसपास में पॉजिटिव वैल्यूज आपको हमेशा मिलेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट पावर्स हमारी यहां पर जो है ऑड इवन चल रही होती है। सो दैट्स व्हाई इन दोनों में से कोई ना कोई आपको अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा, लेकिन ये कैलकुलेट करके आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड नाउ लेट अस डिस्कस दिस आइडिया एज वेल कि फाइंड द टर्म विच हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। सो ये सवाल भी अलग है आपका। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट अगर कोई आपसे पूछता है, मतलब यहां पे हमें वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। टर्म के अंदर तो वेरिएबल भी होता है, टर्म के अंदर वेरिएबल का भी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन कोएफिशिएंट के अंदर वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का सवाल आएगा तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको जो वेरिएबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है उसको हमेशा 1 ले लेना है। वेरिएबल को 1 ले लो ताकि वो दिखना बंद हो जाए, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उसके अंदर तो फॉर्मूले के अंदर आपका x भी आएगा, है ना। दैट इज वेयर वी विल बेसिकली फेस एन इशू ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो हमारा m का जो वैल्यू है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के लिए वो क्या है, n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड के अंदर पहला टर्म अपॉन दूसरा टर्म। दूसरा टर्म यहां पर ध्यान से देख लो -2 है ना कि +2। मॉड लगाओ वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखा करो हमेशा कि माइनस को सेकंड टर्म के साथ में काउंट करना है, ठीक है ना। तो बीच में प्लस साइन ही इमेजिन करो, बीच में प्लस साइन अगर है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो फर्स्ट टर्म है, राइट हैंड साइड में जो है वो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म -2 है। अच्छा, यहां पे मुझे x का वैल्यू कितना यूज करना है, x का वैल्यू मुझे यहां पे 1 इस्तेमाल करना है। अगर गिवन नहीं है तो भी हमें लेना है, मतलब वो क्यों देगा, उसको भी पता है कि मैं यहाँ पे जो कोएफिशिएंट की बात पूछ रहा हूं उसके लिए वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको x की वैल्यू इस केस में 1 डालनी होती है, ठीक है ना, राइट। सो आपके इसमें यहां पे अगर आपके इसमें यहां पे 2 वेरिएबल होता, अगर आप यहां पे -2y होता, समझ रहे हो क्वेश्चन में 3x - 2y अगर होता तो आपको x और y दोनों को 1 डालना है, बेसिकली वेरिएबल को 1 डालना है, ठीक है ना। वेरिएबल को 1 डालने से क्या होता है, ये गारंटी हो जाती है कि अब वो इंटरफियर नहीं करेंगे आपकी कैलकुलेशन में। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो कोएफिशिएंट के लिए आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सो कितना होने वाला है यहां पर, ये हो जाएगा आपका 22 अपॉन 1 प्लस 3/2, दैट इज गोइंग टू गिव अस 44 अपॉन 5 विच इज बेसिकली 8 पॉइंट समथिंग, है ना। डजंट मैटर कि एग्जैक्टली आप वैल्यू निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो, ये 8 पॉइंट समथिंग हमारा आ चुका है, ठीक है ना। सो अगर ये 8 पॉइंट समथिंग है तो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा कि आपका जो r का वैल्यू है दैट वुड बिलोंग समवेयर बिटवीन 8 पॉइंट समथिंग एंड देन 7 पॉइंट समथिंग। मतलब आपका r का वैल्यू कंक्लूड हम कर सकते हैं कि 8 के बराबर ही होना चाहिए, और r का वैल्यू अगर आपका 8 है मतलब टर्म का वैल्यू आपका 9 होना चाहिए, है ना। TR+1 क्योंकि आपका यहां पे टर्म का वैल्यू होता है, सो दैट गिव्स अस A एज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बस इतना ही है। तो आज हमने यहाँ पे 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, एक है हमारा मिडिल टर्म, दूसरा है हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के जो वेरिएशंस पॉसिबल हैं उन सबको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर अवर दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके टॉपिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका वीडियो आने वाला है रिमाइंडर थ्योरम पे, फिर आपका वीडियो आएगा जो आपके सीरीज होते हैं कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, उनके ऊपर आपका वीडियो आएगा, मल्टीनोमियल के ऊपर वीडियोस आएंगे। तो ये आपके जो है चैप्टर को इस तरीके से हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज आइडियाज, सभी के ऊपर सवाल क्योंकि बनते रहते हैं, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय।